आपने बोला कि वेदांत सबके लिए नहीं है, तो कौन पढ़े वेदांत? और अगर सबके लिए नहीं है तो फिर हम जान के ही क्या करें, और कैसे हम अपनी जीवन शैली में उसको उतारें? बहुत सुंदर। तो जब ऋषि कहते हैं कि वेदांत सबके लिए नहीं है, तो शायद हर व्यक्ति ये जानना ना चाहे कि मैं हूं कौन, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। तो वेदांत का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है ब्रह्मांड को जानना। मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं। और ब्रह्मांड कौन है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, आप कैसे जानेंगे। तो जो बेसिक तरीका है उसको हम नेति नेति कहते हैं। न इति न इति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं। और इस प्रकार हम वहां पहुंचते हैं जहां कि जो सब कुछ घटने के बाद इट्स अ प्रोसेस ऑफ निगेशन। जैसे एक पत्थर है, पत्थर में से आप जैसे जैसे उसको हटाते जाएंगे तो भीतर जो एक मूर्ति है वो सामने प्रकट होती जाएगी। पत्थर में ही मूर्ति छुपी हुई है, तो आपने क्या किया, जो अनवांटेड है उसको हटा दिया। जब वो हटाया तो मूर्ति समक्ष आ गई। तो ये प्रक्रिया होती है वेदांत की। अब जब ऋषियों ने इसको पढ़ाया तो वो बिल्कुल कोर वहां तक जाना चाहते थे। उस अर्थ में उन्होंने बताया कि भाई वेदांत सबके लिए नहीं है। लेकिन जब हम आज का जीवन देखते हैं और हम देखते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, भीतर हमारे कितने सवाल जवाब चलते रहते हैं, जैसे कि हमारा मन ही कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया हो। जीवन में कोई भी निर्णय लेना हो तो हम क्या कुछ नहीं देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कितने कंफ्यूजन्स रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन जटिलताओं का नाम है। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो जब आप उस कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाना चाहते हैं और सरल बनाना चाहते हैं जीवन को, आप खुश रहना चाहते हैं, तो वेदांत से ज्यादा उत्तम कोई मार्ग नहीं है। हम सारी थेरेपीज ले सकते हैं, थेरेपीज बहुत काम की है। मैं खुद रेकी मास्टर हूं और रेकी भी एक तरह की मोडालिटी है, हीलिंग मोडालिटी है। लेकिन क्या होता है ना, हमारी एक एनर्जी सिस्टम है, हमारा एक ऊर्जा तंत्र है, और वो ऊर्जा बनता कैसे है, हमारे विचारों से। तो जब तक आपके विचार सुलझे हुए नहीं हैं तो आप बहुत थेरेपी ले भी लेंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद आप देखेंगे कि वो जो सो कुछ आपने क्लियर किया था वो वापस धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई ना, हमारे विचार तो वहीं के वहीं रह गए, सुलझे नहीं ना। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी, मुझे बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके द्वारा इतने सारे लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सो ऋचा एक रेकी टीचर है और रेकी मास्टर है, और वो वेदांत फिलोसॉफी की टीचर हैं। आज हम उनसे सीखेंगे और समझेंगे व्हाट इज वेदांत फिलोसॉफी, और उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार के क्या अनुभव कर सकते हैं या क्या चेंज ला सकते हैं लाइफ में। इससे पहले कि हम उनसे वेदांत की बातें करें, सबसे पहले हम जानेंगे उनसे कि कैसी रही उनकी जर्नी फ्रॉम बीइंग इन कॉर्पोरेट टू नाउ बीइंग अ वेदांत टीचर। बहुत मुश्किल इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने मंजरी। तो मेरा जीवन भी वैसे ही शुरू हुआ जैसे किसी भी साधारण व्यक्ति का होता है। पढ़ाई की, एमबीए किया, जॉब किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाज अ चॉइस, सेल्स से शुरू किया था, वहां मूव किया। और आई थिंक लाइफ इज वेरी मिस्टीरियस। काफी साल मैंने ट्रेनिंग में काम किया, बट इन बिटवीन ओनली, बीच में ही मुझे कुछ ऐसी, आई थिंक कोइंसिडेंसेस तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोइंसिडेंस जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जीवन ने मुझे पहुंचाया ऐसे स्थान पर जहां पर मुझे ये जो पूरा हम जो वेदांत कहते हैं इसके विषय में जानने का, पढ़ने का मौका मिला। तो
यात्रा वहां से शुरू हुई और फिर मैंने ये भी देखा कि मेरे ट्रेनिंग में उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं अब जब मैं वेदांत के पास जाती हूँ तो हम वहां बिल्कुल जड़ों पे बात करते हैं, मूल पे बात करते हैं। हम सिर्फ एक जो पत्तों की ट्रीटमेंट चल रही है वैसी बात नहीं होती है। तो जब जड़ पर बात होती है तो बहुत सी परतें खुलती हैं और बहुत कुछ समझ आता है। तो मैंने उसका प्रभाव भी देखा, लोग मुझसे उसके बाद भी कनेक्ट करना चाहते थे। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जीवन में यदि कोई राह होनी चाहिए तो यही होनी चाहिए। और कब ये मेरा, यदि कहें, पर्पस ऑफ लाइफ बन गया तो गलत नहीं होगा। कब बन गया ऐसा कि जीवन जो है वेदांत के ही प्रसार में व्यतीत हो, ऐसी इच्छा आ गई मन में। तो फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट से कटती गई। वेदांत तो ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसका कोई टीचर नहीं हो सकता। मैं तो नहीं हो सकती बिल्कुल। मैं आज भी अपने आप को बिल्कुल स्टूडेंट मानती हूँ। हर दिन कुछ नया समझती हूँ अब, और ये इस पर निर्भर करेगा कि हमारा क्या स्तर है। क्योंकि जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं तो उन्होंने तो जो कहा है उसको हम सूत्र कहते हैं। सूत्र माने फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला को हम डिकोड कैसे कर रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे मन का क्या स्तर है, हम किस तल पर हैं, ये सब बातें आ जाती हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बताऊंगी जैसे हम आगे बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही यात्रा शुरू हुई और लगभग 20 वर्ष हुए थे जब मैंने रेकी सीखा था। अब 20 वर्ष हो गए लगभग जब मैंने रेकी सीखा था। और कुछ वर्ष पहले मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने रेकी सिखाना भी शुरू किया। और मुझे समझ में आया कि एनर्जी हीलिंग के साथ में जब मैं वेदांत की क्लैरिटी को कंबाइन करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल अलग ही स्तर पर होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये जीवन जीने का जो जरिया बना, जो मार्ग बना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सो ऋचा जी, ये वेदांत फिलोसॉफी होती क्या है? लाइक वेदांत का अगर बात करें तो वेदांत भागवत गीता ये सुनने से ही लगता है कि बहुत जो ज्ञानी लोग हैं वही इसको समझ पाएंगे और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा स्क्रिप्चर्स वगैरह टू जस्ट उसको समझने के लिए, उसका सार लेने के लिए। तो ये वेदांत होता क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और सब यहीं से शुरुआत भी करनी चाहिए। जो प्रश्न आपने पूछा है तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वैसे तो वेदांत बहुत वृहद है, लेकिन आज क्योंकि समय का भी हमारे पास हमेशा एक पैमान सीमितता होती है, तो हम इसको सीमित करेंगे इस अर्थ में कि ये हमारे लिए काम का हो, हम इसको यूज कर पाए, अपने जीवन में इसको उतार पाए। तो यदि मैं इसके बिल्कुल आरंभ की बात करूं तो वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, जो शाब्दिक अर्थ है। किंतु वेदों का अर्थ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का जो सबसे प्रचलित हिस्सा है उसको संहिता कहते हैं। संहिता क्या है? संहिता जो है उसमें सारे मंत्रोच्चार वगैरह है। तो आप कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो आप क्या मंत्रोच्चार करेंगे, वो सब कुछ का संकलन संहिता कहलाता है। उसके बाद आती है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है उसमें उन मंत्रों को आप जब यूज करते हैं तो जो प्रोसेस होता है, जो भी आप यज्ञ वगैरह करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपको मुंडन करवाना है या घर में हमारी शादियां होती है, ये सब के जो प्रोसेस होते हैं वो सारा कुछ ब्राह्मण में संकलित है। इसके पश्चात जो तीसरा हिस्सा है उसको हम अरण्यक कहते हैं। अरण्यक वो हिस्सा है, अरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल। तो जो लोग गहराई से जानना चाहते थे कि ये मंत्रों का वाकई क्या अर्थ है, इनका जीवन में क्या स्थान है, और वो थोड़ा फिलोसॉफिकली इसको समझना चाहते थे, वो सब कुछ वो कहते हैं कि वो जंगल चले गए, इसलिए उस हिस्से का नाम अरण्यक पड़ा। तो अरण्यक कंटेन्स फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहिता एंड ब्राह्मण। और चौथा हिस्सा वेदांत या उपनिषद कहलाता है। तो वेदांत और उपनिषद पढ़ने के लिए ना कुछ ऋषियों ने, जैसे हम क्वालिफिकेशन कहते हैं ना, आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। तो वेदांत भी कौन पढ़े, ऐसा ऋषियों ने ना बहुत क्लियरली हमको बताया है। हर व्यक्ति के लिए ये नहीं है।
और जैसे आपने कहा कि भगवत गीता है, वेदांत है, तो साधन त्रय हम कहते हैं। वेदांत, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये इन तीनों को हम सबसे सर्वोच्च शास्त्र मानते हैं जब बात आती है इस बात को जानने के लिए कि मैं हूं ही कौन। अब देखिए हमारे जीवन में ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। हम सब हमेशा ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, कैसे मैं खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ, आई एम अ हैप्पी पर्सन, मुझे ये चीजें आती हैं, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं फलाना की मदर हूँ, मैं डॉटर हूँ। ये क्या हम कर रहे हैं? हम अलग अलग तरीके से मैं कौन हूं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो मैं कौन हूं इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हालांकि हम इसको इतनी गहराई से समझते नहीं है हमारे रोज के जीवन में, कि जब हमको उसका कुछ डायरेक्ट नहीं मालूम होता है ना, तो हम उसको अलग अलग तरीके से जानना चाहते हैं। तो वेदांत मैं कौन हूं का जवाब देता है, वो आपको वहां ले जाता है जहां आपको पता चल जाता है कि आप कौन हैं। तो बेसिकली ये है वेदांत। सो आपने बोला कि वेदांत सबके लिए नहीं है, तो कौन पढ़े वेदांत? और अगर सबके लिए नहीं है तो फिर हम जान के ही क्या करें, और कैसे हम अपनी जीवन शैली में उसको उतारें? बहुत सुंदर। तो जब ऋषि कहते हैं कि वेदांत सबके लिए नहीं है, तो शायद हर व्यक्ति ये जानना ना चाहे कि मैं हूं कौन, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। तो वेदांत का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है ब्रह्मण को जानना। मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मण मैं ब्रह्मण हूं। और ब्रह्मण कौन है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, आप कैसे जानेंगे। तो जो बेसिक तरीका है उसको हम नेति नेति कहते हैं, न इति न इति। मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं। और इस प्रकार हम वहां पहुंचते हैं जहां कि जो सब कुछ घटने के बाद इट्स अ प्रोसेस ऑफ निगेशन। जैसे एक पत्थर है, पत्थर में से आप जैसे जैसे उसको हटाते जाएंगे तो भीतर जो एक मूर्ति है वो सामने प्रकट होती जाएगी। पत्थर में ही मूर्ति छुपी हुई है, तो आपने क्या किया, जो अनवांटेड है उसको हटा दिया। जब वो हटाया तो मूर्ति समक्ष आ गई। तो ये प्रक्रिया होती है वेदांत की। अब जब ऋषियों ने इसको पढ़ाया तो वो बिल्कुल कोर वहां तक जाना चाहते थे। उस अर्थ में उन्होंने बताया कि भाई वेदांत सबके लिए नहीं है, लेकिन जब हम आज का जीवन देखते हैं और हम देखते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, भीतर हमारे कितने सवाल जवाब चलते रहते हैं, जैसे कि हमारा मन ही कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया हो। जीवन में कोई भी निर्णय लेना हो तो हम क्या कुछ नहीं देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कितने कंफ्यूजन्स रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन जटिलताओं का नाम है, एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड, है ना? तो जब आप उस कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाना चाहते हैं और सरल बनाना चाहते हैं जीवन को, आप खुश रहना चाहते हैं, तो वेदांत से ज्यादा उत्तम कोई मार्ग नहीं है। हम सारी थेरेपीज ले सकते हैं, थेरेपीज बहुत काम की है। मैं खुद रेकी मास्टर हूं और रेकी भी एक तरह की मोडालिटी है, हीलिंग मोडालिटी है। लेकिन क्या होता है ना, हमारी एक एनर्जी सिस्टम है, हमारा एक ऊर्जा तंत्र है, और वो ऊर्जा बनता कैसे है? हमारे विचारों से। तो जब तक आपके विचार सुलझे हुए नहीं हैं, तो आप बहुत थेरेपी ले भी लेंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद आप देखेंगे कि वो जो कुछ आपने क्लियर किया था वो वापस धीरे धीरे बिल्टअप होना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई ना, हमारे विचार तो वहीं के वहीं रह गए, सुलझे नहीं ना। हाँ, इसीलिए लोग तो बोलते हैं कि मैंने रेकी किया लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हाँ, मैंने रेकी करके ये हो गया, बिकॉज ऑलरेडी जो उसके लिए जो चीजें जरूरत थी वो ऑलरेडी हमारे पास थी, तब वो काम करेगा। एब्सोल्युटली। तो सारी मोडालिटीज विदाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको बहुत हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है ना? मैं मोडालिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जूझ रहा है, वो तुरंत से
क्लैरिटी की तरफ नहीं जा पाता है, ये भी एक तथ्य है। तो आप कहीं से भी शुरुआत करें, किंतु अपने आप को क्लैरिटी से वंचित ना करें। जो जीवन में परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यदि आप चाहते हैं कि वो परमानेंट हो, वो हमेशा के लिए हो, तो वेदांत से अच्छा उपाय नहीं है। और जितना मैंने समझा है और मैंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, मैंने जाना है कि जीवन जीने का यही तरीका होता है। मैं भी सबकी तरह बिल्कुल पली बढ़ी हूँ, मेरी भी स्कूलिंग सबके तरह हुई है, हायर एजुकेशन, एम्बिशन, सब कुछ वैसा ही रहा है। लेकिन अगर ये कहूं कि मैं अपने आप को बिल्कुल सेंटर्ड होकर के, पॉइज्ड होकर के, प्रोडक्टिव तरीके से काम करना चाहती हूँ, तो वो सेंटर्डनेस, वो पॉइजनेस कहाँ से आएगी? वो एक हम ग्राउंडिंग कहते हैं ना, वो कहाँ से आएगी? फिर आपको क्लैरिटी के पास आना ही पड़ता है। तो ये तो रिचा, अगर आम व्यक्ति को क्लैरिटी चाहिए और वो वेदांत फिलोसॉफी अपने लाइफ में उतारना चाहता है, तो उसको उस स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? अब वो वेदांत जाके पढ़े तो फिर कैसे पढ़े? संस्कृत में लिखा हुआ है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शास्त्रों के पास मुझसे भी जब लोग पूछते हैं कि कौन सी पुस्तक पढूं, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि होता यह है कि शास्त्रों के साथ तो आपको व्याख्या पढ़नी पड़ती है, टिप्पणियां पढ़नी पड़ती हैं, और टिप्पणी जिसने लिखी है, व्याख्या जिसने किया है, उनका उनका भाव भी आ जाता है। और कई बार वो हमको नहीं समझ आता, हमको वो हमारे जीवन के संदर्भ में कुछ लगता नहीं है। तो मैंने भी जो कुछ भी पढ़ा, मैंने गुरु के साथ में ही पढ़ा, उनके सानिध्य में ही पढ़ा। मैं यदि अपनी बुद्धि से जाती तो मैं कभी नहीं खोलती, ये तो मुझे बिल्कुल भरोसा है, और ये बात मैं आज कह सकती हूँ। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि लोग जो सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ इतना भागते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो बड़े सरल होते हैं पढ़ने में। आप जो भी वेस्टर्न सेल्फ हेल्प बुक देखें, बड़े सरल होते हैं पढ़ने में, सब कुछ इतने विस्तार में बताया हुआ है, अब इससे ज्यादा इलैबोरेट क्या होगा? लेकिन वो बहुत हेल्प नहीं करता है, क्योंकि वो सब कुछ आपको प्लेटर पर दे रहा है। जब वेदांत के पास आप जाते हैं तो 3 इसके तल होते हैं। सबसे पहले आपने सुना, जिसको हम कहते हैं श्रवण। उसके बाद आवश्यकता है कि जो सुना उसके साथ थोड़ी देर बैठें, समझें कि मेरे जीवन में इसका क्या अर्थ है, ये कहाँ अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे ये गड़बड़ है, क्या मैं ठीक कर सकता हूं, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो उसको ठीक नहीं होने देना चाहता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मनन। श्रवण हुआ, मनन हुआ, और तीसरा होता है अब उसको जीना है, उसको हम कहते हैं निधिध्यासन। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो फिर ये मैं समझूं कि फिर हमको अगर वेदांत जानना है तो हमको किसी गुरु या किसी टीचर के पास जाके सीखना होगा, क्योंकि स्क्रिप्चर्स पढ़ना संस्कृत में, वो तो जिसको संस्कृत आती है वही कर सकता है। जिसको संस्कृत आती है उसे भी इसमें रुचि आएगी, कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी एक फैक्टर है। तो मैं इसको थोड़ा सा सरल कर देती हूँ। कुछ बातों को ना हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। कुछ जैसे कहते हैं ना, थंब रूल होते हैं हर जगह, तो यहाँ भी कुछ थंब रूल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं मंजरी कि हम सब क्या चाहते हैं जीवन में। क्या हम सब खुश रहना चाहते हैं? हाँ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप यदि प्रश्न पे प्रश्न पूछे कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो आप यहीं पर आएंगे कि भाई मैं खुश रहना चाहता हूं, इसलिए ये कर रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि आनंद हमारा स्वभाव है। ठीक है। अब झूठ किसको पसंद है? कोई है ऐसा जिससे झूठ बोला जाए वो बहुत खुश रहेगा कि हाँ मेरे साथ तो भाई सच ना ही बोलो, झूठ ही बोलो। हम सब सच सुनना चाहते हैं ना। ये हमको बताता है कि हमारा जो मूल स्वभाव है उसमें सत्यता है। सत्य हम हमेशा सुनना चाहते हैं। और आप हमारे पूरे जीवन को देखें, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा नाम हो, फेम हो, हम क्यों इतना, हमारे बच्चे हो, कुल हो, ये सब क्यों चलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक भीतर आकांक्षा है कि मैं कभी मरूं ना, किसी न किसी रूप में मैं जीवित रहूं। तुमने संसार में ऐसा क्या किया कि संसार तुम्हें याद रखे? हम ये कहते हैं ना
तो ये हमको बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्वभाव है वो है सदा रहने का, कभी ना मरने का। इसी को हम कहते हैं सतचित आनंद, सच्चिदानंद। तो ये हमारा मूल स्वभाव है। लेकिन जिसको हम नेचर कहते हैं कि ये हमारा नेचर है, वो एक्चुअली अक्वायर्ड नेचर होता है। तो यहां से समझिए कि हम जब भी पैदा होते हैं ना, तो हम पैदा होते हैं कुछ टेंडेंसीज के साथ। इसको हम वेदांत की भाषा में वृत्ति कहते हैं। टेंडेंसीज क्या होती हैं? आप देखेंगे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो बचपन से ही वो बड़ा पैर मार रहा है, बहुत एक्स्ट्रैक्टिव है। उसको बिस्तर पे छोड़ा जाए तो डरते हैं माँ बाप की, ये कब गिर जाएगा पता नहीं। कुछ बच्चे बड़े शांत होते हैं, कुछ बच्चों की आंखें एकदम खूब चल रही हैं, नोटिस कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो हम एक टेंडेंसी के साथ पैदा ही होते हैं। इसको हम फिजिकल टेंडेंसी, फिजिकल कंडीशनिंग कहते हैं, या शारीरिक संस्कार। तो इसके साथ हम आए हैं। हमारे भीतर कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना एम्बिशन है, ये सब अंदर इनग्रेन्ड सा होता है। इनको हम फिजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। तो पहले आप ये जानिए कि आप इनके साथ पैदा होते हैं। ये एक जो भाषा है ना कि बच्चे क्लीन स्लेट होते हैं, कोई बच्चा क्लीन स्लेट नहीं होता है। हर बच्चे के स्लेट में उनकी वृत्तियां लिखी होती हैं। इसीलिए कुछ बच्चों को पालना पोसना हम कहते हैं बड़ा आसान था। और मैंने ये माता पिताओं से सुना है कि यार इसकी बहन को तो, बड़ी वाली को तो हमने बड़े आराम से पाल लिया, पर ये छोटी वाली ने तो नाक में दम कर रखा है। क्यों? उसी माँ बाप से आए हैं ना। पर दोनों की वृत्तियां अलग हैं। तो पहला स्वीकार कि हम सब वृत्तियों के साथ पैदा लेते हैं। इसीलिए कुछ काम कुछ लोग बड़ी सरलता से कर लेते हैं, और कुछ काम करने में हमको बहुत फाइट आता है, लेजीनेस आता है, हम डरते हैं, हमारा कंफर्ट जोन हमको खींचता है, हमें लोगों से बात करना आसान नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। तो ये जानिए कि कुछ है जो आपके भीतर आप लेके आए। लेकिन ये जो विद्या आप बोल रही है, मैंने भी महसूस की है अपने लाइफ में और आसपास के लोगों में। लेकिन हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरे से ये काम ना होगा, या ये हमेशा हम उसको एक सेटबैक या शॉर्टकमिंग देखते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको ठीक करना है। ऑफिस में भी यही बोलते हैं कि ये वीक एरिया है, इसके ऊपर आप काम करें। तो हम हमेशा कभी भी अपनी वृत्तियों को एक्सेप्ट ना करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। ज्यादा अटेंशन और ज्यादा टाइम उन चीजों को दी जाती है जिसमें कि हम अच्छे नहीं हैं, रेदर देन कि उन चीजों को जिसमें कि मैं अच्छी हूं। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, ये होता है, बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि जब हम उन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं ना, वहीं पर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर एक लेबल लगा लेते हैं, और हमारे भीतर एक भाव बैठ जाता है। वो क्या भाव है? आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूं। और हम सोचते हैं कि यहां से वहां हम ठीक हो जाएंगे, अभी हम यहाँ हैं, यहां तक आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, और उसके पीछे हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम करते क्या है? इस प्रक्रिया में हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो एक मैं है, वो और हमारे भीतर प्रगाढ़ हो जाता है, और उसके साथ हम कुछ इरिटेशन, कुछ गुस्सा, बहुत बहुत सारा दूसरों के प्रति रिटेलिएशन, ये सब कुछ भर लेते हैं। अब हम जो कुछ ऑलरेडी लेके आए थे वो तो था ही, लेकिन हमने सामग्री तय उठा ली है जूझने के लिए, अंदर एक लड़ाई करने के लिए। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सोशल कंडीशनिंग। तो हम शारीरिक संस्कार के साथ आते हैं, और उसके बाद हमारा जो पूरा पर्यावरण है, हमारा परिवेश है, हमारे माता पिता है, हमारे स्कूल हैं, हम जिनके साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, हम जो देखते हैं, जो हम सीरियल्स देख रहे हैं या हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो सब कुछ हमको कंडीशन कर रहा है। वो हमको बता रहा है कि क्या अच्छा और क्या बुरा नहीं है। भाई तुम ऐसे नहीं दिखते तो गड़बड़ है, तुम ऐसे पतले नहीं हो तो गड़बड़ है, तुम इतने लंबे नहीं हो तो गड़बड़ है, तुम गोरे नहीं हो तो गड़बड़ है, तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, गड़बड़ है, अलग अलग तरीके से तुम इंजीनियर नहीं हो, गड़बड़ है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। और क्या होता है कि हम पलते पढ़ते बहुत कुछ
हमने इकट्ठा कर लिया। जैसे आप समझिए कि हम एक, वैसे तो एक आईना है जो कि बिल्कुल चमकता है, जिसके पास शाइन करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन फिजिकल कंडीशनिंग के साथ आए और अब एक के ऊपर एक सोशल कंडीशनिंग की परत पर चढ़ती जा रही है। तो आईना भूल ही गया है कि भाई मैं तो चमक सकता हूं। उसे तो बस धूल ही याद है कि यही तो मैं हूं। और इसीलिए शायद आप जब दूसरों को देखते हैं ना, या हम जब मिलते हैं, तो हम, बहुत कम ऐसा होता है कि हम खुश हो रहे हैं कि अरे मैंने ये सीखा, मैंने ये जाना और ये अच्छा हुआ, मैं तो अपने जीवन से बहुत प्रसन्नचित्त हूं। हर कोई रो ही रहा होता है, हर किसी के पास सिर्फ दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है उसके प्रति हमारा कोई स्वीकार ही नहीं है। हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते कि बहुत कुछ है, अभी आगे क्या जानना है उधर देखो, क्या नहीं है, क्या कम है, हम इसमें अटक करके रह जाते हैं। तो ये सोशल कंडीशनिंग की जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये हमको बिल्कुल सीमित कर देती है। ये कहती है कि भाई तुम्हारे पास अगर 4 BHK घर ना हो तो तुम बेकार हो, तुम्हारे ड्राइंग रूम में अगर 50,000 का सोफा ना हो तो तुम बेकार हो, तुम्हारे यहाँ सिर्फ 32 इंच का टीवी है, अरे 60 इंच का टीवी नहीं है तो तुम बेकार हो, तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, तुम कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो, तो तुम बेकार हो। हम क्या कर रहे हैं? इससे हम बेकार कैसे हो गए? लेकिन आप देखिए, जो हमारी पूरी ब्रांड कॉन्शियसनेस है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को यूज करती हूँ, वो पहन के निकलती हूँ, उसके प्रोडक्ट यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने जो शुरू में कहा था ना कि हम जानना चाहते हैं कि हम हैं कौन। तो वो ब्रांड के थ्रू हम ये बताते हैं कि देखो मेरा टेस्ट कितना अच्छा, वो है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और हम वो है जो ये अफोर्ड कर सकता है। हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया में हमारा पूरा जीवन निकलता है, और हम भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट के से गुजर रहे होते हैं हर क्षण। हमारे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कितना प्रॉब्लम। हमारे स्पाउस जो है वो कैसा बिहेव करते हैं, कितना प्रॉब्लम। कहीं भी ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, दिल से लगा लिया, हर्ट, गुस्सा। पेरेंट्स ने बचपन से कहा कि तुम ये नहीं करते हो तो तुम नकारा हो, गुस्सा। पेरेंट्स ने हमेशा अपनी इच्छा अपने हमारे ऊपर थोप दी, गुस्सा। कितना क्रोध भर रखा है हमने अपने भीतर। जब आप वेदांत के पास जाते हैं और आप इन बातों को समझने लगते हैं, तो आप नेति नेति की प्रक्रिया में उतर जाते हैं। तब आप कहते हैं कि अरे ये उन्होंने कहा, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, और धीरे धीरे आप उनको छोड़ने लगते हैं। वहां आपका कॉन्फ्लिक्ट अपने आप घटने लगता है। ऐसे हम शुरू करते हैं। सो रिचा, वेदांत तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें से टॉप 3 जो आपने महसूस किया, वो कुछ टॉप 3 फिलोसॉफीज शेयर करें हमारे साथ। तो पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा, फिजिकल कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग, तो ये हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली सोशल कंडीशनिंग। क्योंकि फिजिकल कंडीशनिंग तो हम पैदा हो गए, वृत्तियों के ऊपर काम करने का अर्थ होता है कि हम अपने डीएनए पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए तो प्राणायाम वगैरह बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन सोशल कंडीशनिंग जो हम हर क्षण अपने ऊपर उड़ेल रहे हैं, अपने आप को हम क्या एक्सपोजर दे रहे हैं, इसके प्रति हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ लव। यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हम ऐसा कुछ भी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि हमको भीतर से खुश नहीं रहने देता, हमारे ऊपर एक स्कार छोड़ता है। तो सबसे पहली बात, हम सबको, हम क्या कंडीशनिंग हमारे ऊपर डाली जा रही है, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप समझते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। और ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से आती है? जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो हमें बताता है कि ये पूरा संसार हम जो देखते हैं, जिसको हम माया कहते हैं, ये माया क्यों है? ये माया इसलिए है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम द्वैत कहते हैं, डुअलिटी। कोई भी चीज का बिल्कुल ऑपोजिट बिल्कुल होता ही होता है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप
कुछ भी ऐसा उठा लें जो अपने आप में पूर्ण है। जैसे व्हाइट को अप्रिशिएट करने के लिए कंट्रास्टिंग कलर ब्लैक उसकी आवश्यकता है। अगर सोचिए कि आपका पूरा सब कुछ व्हाइट व्हाइट ही हो, आपको व्हाइट से कुछ फर्क भी पड़ेगा? आप उसको कभी अप्रिशिएट भी कर पाएंगे? तो जो डुअल ऑपोजिट है, जैसे ग्लास आधा भरा है तो आधा खाली वो होगा ही, उसके बिना वो आधा भरा हो ही नहीं सकता है। दिन है तो रात होगी ही, अगर माउंटेन है तो वैली होगी ही। जब इन दोनों को आप साथ में देख पाते हैं, जैसे पेंडुलम है ना, अगर वो एक छोर को जाता है तो दूसरे छोर वो जाएगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। वो धीरे धीरे जब रुकता है तो दोनों छोरों से ही रुकता है और तब जाकर के वो सेंटर में आता है। तो ये समझना कि द्वैत हर समय ऑपरेट कर रहा है। तो खास करके जब आप किसी चीज से परेशान हो तो जरा अपने आप से पूछिए कि ये इसका डुअल ऑपोजिट क्या है और इसको मैं अपने जीवन में लेकर के आते हैं। तो माया क्या है? माया यह है कि हम द्वैत का सिर्फ एक हिस्सा देख पाते हैं, हम उसको पूरा पिक्चर नहीं देख पाते। जैसे सुख दुख, हम सब सुख चाहते हैं ना। अब आपने दिन भर मान लीजिए बहुत ऐसे कपड़े पहने हैं जो बहुत टाइट हो, जो कंफर्टेबल ना हो। घर आते हैं, आप चेंज करते हैं, कंफर्टेबल कपड़ों में आते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? यू फील गुड, सुख का हाँ, सुख महसूस करते हैं। अभी क्या हुआ, दिन भर आपने दुख झेला तो सुख मिल गया। देखिए ये एक साथ दिखे तो नहीं हमको। जब हम झेल रहे थे तो हमने ये तो नहीं कहा था कि ये मैंने दुख ओढ़ लिया है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैंने जब एकदम नया नया कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू किया था ना, तो मैं भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी कि अरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो मुझे वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनने चाहिए। मैंने वेस्टर्न फॉर्मल बनवाया, उसका पूरा पेन उठाया और मैं पहन के गई। और 5-6 महीने में मुझे समझ में आया कि यार मैं इस अटायर में कंफर्टेबल तो नहीं हूं। लेकिन वो एक इमेज हम बनाना चाहते हैं ना हर जगह, कि देखो ऐसा इमेज होना चाहिए, दिस इज वॉट हाउ आई वॉन्ट टू बी परसीव्ड, मुझे लोग इस दृष्टि से देखें, ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमको वैसा काम भी करना पड़ता है। जब मेरे पास ये क्लैरिटी आई, जब मुझे ये बात समझ में आई, जब मुझे इस बात का होश आया, तो मुझे समझ में आया कि अरे मैंने क्या किया है, मैंने अपना बटन दूसरे के हाथ में दे दिया है कि दूसरे जैसा मुझे देखे समझे, मैं वैसी हूं। तो मेरा अपना बटन कहाँ है? फिर मैंने अपने उस बटन का चार्ज अपने हाथ में ले लिया एंड आई टोटली मूव्ड टू इंडियन फॉर्मल्स। आराम से मैं कुर्ते में आ गई। बहुत सरल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सिर्फ एक मेरे माइंडसेट का एक पेज है ना, जो गड़बड़ जगह लगा हुआ था। क्लैरिटी आई, मुझे समझ आया कि मैं अपने आप को एक श्रेणी में डालना चाह रही हूँ। और जब मैंने उससे विड्रॉ किया, मैं बड़े आराम से कंफर्टेबली कुर्ते में ट्रेनिंग कर सकती थी और मैंने किया, कई वर्ष किया, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो सुख दुख, पेन प्लेजर, ये साथ चलते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हम सुखी हों, लेकिन उस सुख के पीछे दुख खड़ा है, ये हम देख नहीं पाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आप एक बहुत महंगा फोन खरीदते हैं। वो फोन जब खरीदा तो बड़ा मजा आया ना, कितना सुख मिला। अब उस फोन को बचा के भी रखना है। उस फोन को खरीदने से पहले कितने पैसे जोड़े, फंड जोड़ा, क्या वो दुख नहीं था? वो सब दुख उठाया तो एक सुख मिला है और अब इसको बचा के भी रखना है। और अगर किसी ने आपके उस फोन को देख करके सराहा नहीं कि अरे कितना मस्त फोन है यार, कहाँ लिया, कब लिया, तो मजा ही नहीं आता है ना। तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई उसको वैलिडेट भी करे। आप देखिए, पूरे तरीके से हमने अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। हम कौन हैं? वेदांत आपको यहां से क्लैरिटी देना शुरू करता है। तो पहले मुझे समझ आया कि फिजिकल कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग है। फिर मुझे समझ आया कि डुअलिटी साथ चलती है, ये ऑपोजिट नहीं होते, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो आप जब कुछ भी करते हैं ना, तो जरा रुकिए। जैसे आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, थोड़ा रुकिए, देखिए उसके
पीछे थोड़ा मनन चिंतन कीजिए। मुझे ये क्यों चाहिए? इससे मैं करना क्या चाहती हूँ? मैं किसी को दिखाना चाहती हूँ, या मुझे लगता है कि ये नहीं होगा तो मैं थोड़ी छोटी हो जाऊंगी, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो हम हमेशा फील करते हैं। मैं क्यों चाहती हूँ? इसकी यूटिलिटी क्या है मेरे लाइफ में? जब ये हो जाएगा तो आपको वाकई पता होगा कि आप वो चीज चाहती भी हैं कि नहीं चाहती हैं। क्योंकि अक्सर हम कुछ चाहते हैं और जब तक हम वो खरीद ना लें, उसे वो हमें मिल ना जाए, हम वो हासिल ना कर लें, जो भीतर हम कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, दैट किल्स अस एवरी मोमेंट। तो ये दूसरी बात हुई कि हम जाने कि डुअलिटी है, और इसी को हम माया कहते हैं कि हम सबको एक साथ नहीं देख पाते। शंकराचार्य माया की दो शक्तियों के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं एक शक्ति है आवरण शक्ति, यानी जो है उसके ऊपर वो पर्दा डाल देती है, हमको दिखता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। और दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति, प्रोजेक्ट करती है जो नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कुछ किया और बाद में लगता है शिट, यही था क्या? हम इसके लिए मर रहे थे क्या? ये हम काश पहले देख पाते। तो ये समझिए कि डुअलिटी ऑपरेट कर रही है, और फिर ऑब्जेक्टिवली सोचिए। ये है तीसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? हम जब अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो हमारे इमोशंस बहुत भसड़ मचाते हैं। हमने अपने इमोशंस को कितना इंपॉर्टेंस दिया है ना, हम कहते हैं मैन इज ए इमोशनल ह्यूमन बीइंग। अगर इमोशंस ही ना हो तो हम तो ह्यूमन रहेंगे ही नहीं। मुझे बुद्ध की एक कहानी बड़ी सुंदर लगती है। इज इट ओके अगर मैं उसे अभी बोलूं? या तो ये हम सबने स्कूल में पढ़ा था कि बुद्ध एक गांव में जाते हैं। उस गांव में एक स्त्री है जिसका पति मर चुका है और अब उसका बच्चा भी मर जाता है। तो वो स्त्री कहती है, पूरे गांव में भटक रही है, कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दो। मैं सिर्फ अपने बच्चे के कारण हूं और अब वो भी नहीं रहेगा तो मेरे होने का क्या अर्थ? लोग कहते हैं तुम बुद्ध के पास चले जाओ। वो वहां जाती है, बहुत रोती है, कहती है बुद्ध आप मेरे पुत्र को जीवित कर दे। बुद्ध ने उसकी दशा देखी। इमोशनली हम क्या करते? इमोशनली हम उसको सांत्वना देते कि नहीं देखो ऐसा नहीं हो सकता, या और यदि वाकई कोई पावर है तो हम यूज कर लेते। बुद्ध ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मैं इसे जीवित कर दूंगा, किंतु तभी जब तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों ला करके दो। तो बड़ी खुश हो गई, कह रही है गांव में तो सरसों की खेती होती है, सरसों तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बुद्ध ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा सरसों उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब वो घर घर जाती है, किसी के पिता की मृत्यु हुई है, किसी के पति की मृत्यु हुई है, किसी की पत्नी मर गई है, किसी के दादा दादी मर गए हैं, किसी के बच्चे मर गए हैं, कोई ना कोई घर में अवश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जब पूरे दिन वो गांव में चक्कर काटती है, उसे समझ आ जाता है कि अरे वो क्या मांग रही है। वो मांग रही है जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। आज पुत्र जीवित हो भी गया तो कल फिर मरेगा। फिर वो बुद्ध के पास आती है और क्षमा मांगती है और कहती है कि फिर मुझे आप वो दीजिए जो मृत्यु के आगे है, मुझे जीवन का सत्य बताइए। और वो भिक्षुनी बन जाती है। इमोशनल होते बुद्ध, सांत्वना देते, कुछ कर सकते तो कर ही देते शायद। लेकिन जब इमोशंस हटता है ना तो हमारे पास आती है करुणा, कंपैशन। इमोशन एंड कंपैशन डू नॉट स्टे टुगेदर। जो व्यक्ति इमोशनल होता है वो कभी कंपैशनेट नहीं हो सकता। और इसका अर्थ आप ऐसे समझिए, इमोशनल व्यक्ति हमेशा सेल्फ सेंट्रिक होता है। मुझे बुरा लगा, उसने मुझे हर्ट किया, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये व्यवहार किया गया। सेंटर में हमेशा वो स्वयं होता है। मुझे अच्छा लगा, मुझे ये चाहिए, मैंने ये खरीदा तो मुझे मजा आया, मैं उस पार्टी में गई तो मुझे मजा आया, अरे उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। हमारे इमोशन के सेंटर में हम होते हैं, कंपैशन के सेंटर में सामने वाला होता है। इसीलिए कॉर्पोरेट कल्चर में एम्पैथी प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि हम एम्पैथी की हमेशा बात करते हैं, लेकिन एम्पैथेटिक कोई हो नहीं पाता है। मैं टीम बिल्डिंग के सेशंस में हमेशा कहती थी, आप कोलैबोरेशन की बात तो करते हो, लेकिन कंपटीशन तो आपकी सोशल कंडीशनिंग का भयानक हिस्सा है ना। बचपन से हमने कॉम्पिटिटिव होना सीखा है। तुमसे कोई आगे कैसे निकल गया,
तुम्हें फर्स्ट आना है। हर समय हम कंपैरिजन में जी रहे हैं, माता पिता कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो एक कॉम्पिटिटिव ब्रीड तैयार हुआ है वो कोलैबोरेट कैसे करेगा? कोलैबोरेट करने के लिए हमको सामने वाले को भी महत्व देना पड़ता है। एम्पैथेटिक होने के लिए हमको सामने वाले को भी महत्व देना पड़ता है। तो अब जब आपके इमोशंस आपके साथ बहुत ड्रामा करें ना, तो थोड़ा रुक जाइए और देखिए कि ये इमोशंस आ कहाँ से रहे हैं। ये इन इमोशंस की ना कहीं से उत्पत्ति होती है। या तो हमें कुछ बुरा लग जाता है, या कुछ हमारे भीतर डिजायर उठता है। उसका सोर्स क्या है, उसको थोड़ा सा जांचिए, उसके साथ रुकिए और देखिए कि क्या वो आपको सेल्फ सेंट्रिक बना रहा है, क्या वो आपके लिए बहुत डिमांड कर रहा है, और अगर वो फुलफिल भी हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? दैट व्हाट इट इज प्रॉमिसिंग यू राइट नाउ, क्या वो जीवन पर्यंत देगा? आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आप खुश होते हैं, कितने दिन खुश होते हैं? क्या वो मोबाइल जब तक आपके पास होता है तब तक आप खुश होते हैं, या वो हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, बस खत्म? तो वो तो बहुत लिमिटेड हैप्पीनेस है ना। आपने उसके पीछे कितने दुख सहे और कितने समय की खुशी प्राप्त हुई? तो आपके इमोशंस जब आपके साथ इतना ड्रामा करते हैं ना, तो वो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिवली कोई भी डिसीजन लेने नहीं देते। आप सब्जेक्टिव हो जाते हो, क्योंकि आपको कैसा लग रहा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे मेरे समक्ष एक भोजन है, मुझे बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है यार, केक, चॉकलेट ब्राउनी, आई लव देम। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहेगा? आई लव देम को जरा साइड करो और देखो ये तुम्हारे भीतर जाएगा तो करेगा क्या। वंस इन अ वाइल इट इज गुड, पर आप तो रोज रोज खा रहे हैं, आप हर हफ्ते खा रहे हैं, आप हर ऑल्टरनेट डे खा रहे हैं, तो व्हाट इट इज डूइंग टू योर सिस्टम? अब आप उसको पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं और अब आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं खुद से प्यार करती हूं तो मैं ऐसा कुछ भी कैसे कर सकती हूं जो मुझे इतना नुकसान देता है। भले वो नुकसान मुझे आज का आज नहीं दिख रहा है, लेकिन यही एक्यूमुलेट होकर के जब बाहर बन के आएगा, नुकसान बन के आएगा, तब मेरे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आप ऑब्जेक्टिवली निर्णय ले सकते हैं। तो ये 3 बातें यदि आप समझ जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग से बचिए, ऑब्जेक्टिविटी लाइए और डुअलिटी को समझिए। कई बार रिचा हमको मालूम होता है कि ये करना है, हेल्दी ईटिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, डुअलिटी वो सब समझ में आता है, लेकिन उसको जीवन में उतारे कैसे? वो जो कुछ काफी ब्लॉक्स होते हैं, मन बोलता है कुछ और करो, तो उसको कैसे शांत करे? और उस पार्ट ऑफ अस विच इज इन अदर डायरेक्शन वांट्स टू गो इन, उसको कैसे शांत करे और इसको कैसे उतारे हम अपने जीवन शैली में? हमने अपने आप को चारों ओर बिखेर दिया है। आप देखें मंजरी, हम कितनी जगह जाते हैं, हम कितने तरह तरह के एक्सपोजर्स लेते हैं। सबसे पहले प्लीज कट डाउन योर एक्सपोजर्स। आपके एक्सपोजर्स आपकी सोशल कंडीशनिंग को एड ऑन कर रहे हैं। आपके एक्सपोजर्स आपके भीतर डिजायर इम्प्लांट कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे डिजायर्स होते नहीं हैं, वो हमारे भीतर इम्प्लांट किए जाते हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम में एक आया मेरे सामने, रियल जूस, उसमें लिखा है बहुत क्लियरली कि रियल नाम जूस के रियलिटी को नहीं दिखाता है, वो बस एक ब्रांड नेम है। लेकिन हम तो रियल जूस में हमारे दिमाग में क्या घुस जाता है, कह रहे ये तो अच्छा जूस है। एक उदाहरण दे रही, तो हम जब, तो किया क्या जूस ने? वो उसने हमारे अंदर इम्प्लांट किया कि वो अच्छा है, जूस पीना अच्छा होता है, तो मुझे वो जूस चाहिए। इसी तरीके से हर नीड जिसको हम कहते हैं ना, आज के डेट में हमारी नीड ही बहुत बढ़ गई है, वो इम्प्लांटेड होती है। तो पहले तो अपना एक्सपोजर कम करना बहुत जरूरी है। प्लीज अलाउ ऑल दैट विच इज नॉट नीडेड टू मूव आउट ऑफ योर लाइफ। अपने आप को सोशली थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें, अपने आप को एंटरटेनमेंट वाइज जहां जहां आप जिन जिन चैनल्स पे जाते हैं, जो जो देखते हैं, वहां रेस्ट्रिक्ट करें। ये मुश्किल तो होगा शुरू में, मैं नहीं कहती हूँ कि एक दिन में हो जाएगा। आप लिखिए ना, डायरी लिखिए कि ये आपके साथ क्या कर रहा है।
क्योंकि हम जब बोलते हैं या मन में सोचते हैं तो वो इनटैंजिबल है। जैसे ही आपने लिखा, आपने उसको टैंजिबल बना दिया। राइट इट डाउन एंड सी व्हाट यू हैव डन। एंड वहां से शुरू होती है आपकी एक यात्रा। इस वेदांत की यात्रा को मैं कहती हूँ दिस इज, और जैसा मैंने अनुभव किया है, यू एक्चुअली हैव टू स्टैंड अगेंस्ट योर सेल्फ। आपको अपने ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ती है। यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने साथ ईमानदार। एक्सेप्शन अगर आपने बनाया तो एक्सेप्शन रूल बन जाएगा। नो एक्सेप्शंस, ये आपके लाइफ का रूल होना चाहिए। मेक दीज रूल्स एंड स्टैंड अगेंस्ट योर सेल्फ। आप एक बार गलती कर सकते हैं, और गलती करके जैसे ही आपने पछताने का काम किया ना, आपने इंश्योर कर दिया कि आप वो गलती दोबारा करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व कि आपने किया क्या। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम नो। अपने सामने उस जब वो आए ना, तुरंत कूद ना जाए कि अरे मुझे खाना है केक। थोड़ा रुक जाइए, मुझे खाना है क्या, क्यों खाना है। ये इसको कहते हैं ना दृष्टा भाव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हम जिसको कहते हैं प्रैक्टिस वेदांत का है। दृष्टा भाव क्या कहता है? आप अपने ही दृष्टा बन जाइए, विटनेस बन जाइए। हमारे अंदर ये क्षमता होती है कि हम देख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एक होता है कि हम इंटैंगल हो जाए कि हम बिल्कुल जो है, अरे यही तो मैं हूं, यही तो मुझे कितना मजा आ रहा है। वेदांत कहेगा रुको, अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो और देखो कि ये कौन है जिसको मजा आ रहा है, क्यों करना चाह रहे हो, और ये तुम कर लोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हारे शरीर का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तुम्हारे मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिकम योर विटनेस। तो ये एक दिन में तो नहीं आता है मंजरी। ये जैसे आप करते जाएंगे ना, दिस इज लाइक बिल्डिंग योर मसल्स, यू आर बिल्डिंग योर मेंटल मसल्स। हाथी है ना, महावत, उसको एक दिन में तो ट्रेन नहीं कर सकता है। हमारा मन हाथी के भांति है, नहीं मानता है। उसको बोलोगे सूंड नहीं उठाना है तो वो सूंड उठाएगा। उसको बोलोगे कि चलना है तो वो नहीं चलेगा, और वो इतना भारी भरकम है, हम उससे हारने लगते हैं। लेकिन उसकी ट्रेनिंग की जाती है ना, इसका मतलब हम अपने मन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आप समझिए कि आप अपने मन की ट्रेनिंग कर सकते हैं। पहले तो इस बात का भरोसा रखिए। उसके बाद अपने लिए थोड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। पिक दिस अप एज योर लाइफ स्टाइल, कि भाई मैं तो अपने लिए ब्रूटली ऑनेस्ट ही रहूंगा। बिकॉज वेन यू आर ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, देन यू एक्चुअली स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। फिर आप हर वो काम करते हैं जो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, और इसी से आपकी लॉन्ग टर्म विजन भी क्रिएट होती है। आप देख पाएंगे कि कोई भी चीज जो आप आज कर रहे हैं, इसका आगे रिजल्ट क्या हो सकता है। तो क्या मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए, इसको हम कहते हैं होश में आना। हम सब अभी एकदम बेहोश ही हैं एक तरह से। हमको पता ही नहीं है कि क्या क्या है। जैसे कि एक व्यक्ति, उसने शराब पी ली है तो उसे रास्ते नहीं दिखते हैं ना, एक के चार दिखते हैं। होश में आने का मतलब है कि आप देख सकें कि एक के चार नहीं, वो एक ही है। तो जो रियलिटी में है उसको वैसा ही देखें, अपने इमोशंस के साथ ना देखें, उसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार ना देखें। अगर कुछ प्रस्तुत किया गया है तो पूछे कि इसमें क्या क्या एड ऑन है, इसकी रियलिटी क्या है। ये बात हमेशा याद रखना पड़ता है कि जो मुझे जिस प्रकार दिखाया जा रहा है वो रियल नहीं है, इसके पीछे का सच क्या है। और उसके बाद आप जो निर्णय लेना चाहें बेशक लें, गो हेड। लेकिन आप पाएंगे कि वहां पहुंचने के बाद आपके लाइफ से ब्लेम गेम खत्म हो गया है, जस्टिफिकेशंस खत्म हो गए हैं। आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, और जो रिजल्ट होगा आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट इट। जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा ना, उसको आप पूरे तरीके से स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी है। अच्छा, अब आगे क्या। जीवन आपको हरा नहीं सकती। जो वेदांतिक होता है ना, उसको जीवन हरा नहीं सकती। आपके समक्ष कितने भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, आपके पास हमेशा खड़े होने की ताकत होगी, क्योंकि आप वो देख पाएंगे जो है।
और फिर आपके भीतर क्या क्या क्वालिटीज है आप वो भी देख पाएंगे, आपकी क्या क्षमताएं हैं और आपको किन के ऊपर काम करना है आप वो भी देख पाएंगे। थिंग्स बिकम सो क्रिस्टल क्लियर मंजरी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इट इज सो मच ऑफ जॉय, इट इज सो मच ऑफ जॉय दैट आई नो मैं भसड़ में नहीं जी रही हूँ, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में नहीं जी रही हूँ, मुझे जीवन का सच मालूम है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिचा, वेरी ब्यूटीफुल। सो अब हमने जाना कि कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। सो एनी एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर साइड फॉर ऑल ऑफ अस? बिल्कुल। एक तो जो कहा है इसके ऊपर आप 1% भी काम कर सके तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और आप इसका प्रभाव देखेंगे। दैट्स माई प्रॉमिस, यू विल सी द रिजल्ट। दूसरी बात, प्लीज पिक अप अ फ्यू बुक्स टू रीड, क्योंकि आप अभी देखेंगे ना, गारंटी देती हूँ जैसे आप इससे दूर जाएंगे आप ये भूल जाएंगे। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, इसलिए इसके साथ हमेशा रहना जरूरी है। तो कुछ पुस्तकें पढ़ें, कुछ इस तरह के पॉडकास्ट देखें, उनके साथ रहें। अगर ऐसे आप जानते हैं इस तरह के डिस्कशंस में, चर्चा वगैरह, गो हेड एंड पार्टिसिपेट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लीज नो दैट आप सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे जब छूटता है ना तो थोड़ा कष्ट भी होता है कि अरे मैं इस चीज में कितने मजे मार रही थी, अभी वो मजा नहीं मार सकती। लेकिन ये याद रखिए कि अभी तक आप 10 रुपए में खुश थी, आप लाख रुपए की यात्रा पे हैं और वो लाख रुपए कहीं पहुंच के नहीं मिलेगा, वो आपके सामने है, बस आपके देखने भर की देरी है। पर वो दिखता नहीं है क्योंकि माया अपना काम कर रही है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति अपना काम कर रही है। सो हैव फेथ, हैव फेथ। अगर आपको आप किसी डेटी वगैरह पे, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, भगवती की पूजा करते हैं या शिव की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं, प्लीज आस्क देम, उनका जो पिनाकल होता है ना वो ब्रह्मण ही है, उसका हम मूर्त रूप इस प्रकार देखते हैं क्योंकि हमें मूर्ति ज्यादा समझ आती है, हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। सो इफ यू हैव नो वन, टॉक टू देम, टॉक टू देम, उनसे डायरेक्शंस मांगिए और जब आपके भीतर वो इच्छा प्रकट होगी तो आपको रास्ता भी मिलेगा। सो फ्यू थिंग्स प्रैक्टिस कीजिए, डोंट गिव अप सो इजिली, गिविंग अप सबसे आसान होता है। डोंट अलाउ अदर्स टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, यू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। और आप जब अपनी लाइफ को ध्यान दे पाते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों के लाइफ को ध्यान दे पाते हैं। जब तक मुझे अपना ही पता नहीं है, मैं चाहूं भी तो दूसरों का भला कैसे करूं। मैं तो चाहती हूं कि मैं आपसे बड़े प्रेम से बात करूं, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, आपकी कोई बात मुझे क्रोधित कर देती है। तो जब मुझे खुद का पता हो तब तो मैं आपसे प्रेम से बात कर सकूंगी ना। मैंने इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखा है माय रिलेशनशिप विथ माय डॉटर। इट इज सो वेरी ब्यूटीफुल, और उसमें इसी को हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली लिविंग एवरी डे लाइक दैट। सो इट इज पॉसिबल, आगे बढ़िए, एम्ब्रेस इट, इनके साथ बने रहिए। दैट्स ऑल आई विल से। Many, many thanks, Richa, for taking time out from your busy schedule to be with us today. Thank you. थैंक यू मंजरी फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे मेरे पर्पस ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया है। मैं चाहती हूँ कि वेदांत सब तक पहुंचे, तो छोटे से ही आरंभ होता है, किंतु आरंभ करें। बहुत बहुत